स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के एक ख़ास मुलाकात में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो सहाफ़ती और समाजी कारकर्दगी में जो पिछले 38 साल से अपने खिदमात को अंजाम दे रही हैं। और मेरी मुराद है कि डेली सालार के सहाफ़ती सीनियर रिपोर्टर जनाब रफ़ीक भंडारी सर से हम आज एक ख़ास मुलाकात करेंगे। सर स्वागत है आपका। तो जनाब रफ़ीक भंडारी साहब को उनकी कारकर्दगी से खुश होकर उनके खिदमात को देखकर कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य उत्सव के मौके पर उन्हें अवार्ड से नवाजा है। सर पहले तो ये बताएं कि आपकी ये सहाफ़ती का आगाज़ कैसे हुआ? मैं सबसे पहले बी न्यूज़ नेशन का मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने अपने नुमाइंदे खुर्शीद भाई के साथ मेरी रियाजगाह पर पहुंचकर मुबारकबादी पेश की और चंद ख्यालात इज़हार ख्यालात का उन्होंने मौदीबाना तौर पर हमें बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले सहाफ़ती सफ़र एक तवील सफ़र रहा। जस्ट बीएससी पास होने के बाद 1983 में जी सबसे पहले मैंने रोज़ाना सालार में शामिल होकर बहैसियत नामानिगार ज़िले बीजापुर काम करना शुरू किया। उस दौरान हम लोग हमारी रिपोर्टें जब बेंगलुरु रवाना करना पड़ता तो कई दिक्कतों का सामना था। उस वक्त ना तो फैक्स की सर्विस थी, ना तो मेल की सर्विस थी, कुछ नहीं था। हम लोग टेलीग्राम के ज़रिए बाकायदा पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट ऑफिस में हम उर्दू को रोमन इंग्लिश में लिखकर हमारी रिपोर्टें रवाना करते थे। और दरअसल सालार रोज़ाना सालार लिथो प्रेस पर प्रिंट होता था। कातिब हज़रात तहरीर करते थे। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आहिस्ता 10-15 सालों के बाद ये फैक्स की सर्विस शुरू हुई और हमें हिम्मत आई। हम फैक्स के ज़रिए बाकायदा तहरीर करके रिपोर्टें रवाना करना शुरू किए। उसके बाद थोड़े 10-15 सालों के बाद मेल का निज़ाम शुरू हुआ। मेल निज़ाम आने के बाद हम घर बैठे तमाम चीज़ें हमारे लैपटॉप के ज़रिए और मेल के ज़रिए आज हम खबरें रवाना कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सफ़र है। इस दौरान हमें कई तल्ख तजुर्बों से वाबस्ता होना पड़ा, कई मुसीबतें आई, कई रुकावटें पैदा हुई, बहुत सारे तो दूसरी जाने अवाम का भी काराइन का भी अच्छी तरह हमें ताउन मिला। यही वजह है कि आज सालार न सिर्फ कर्नाटका बल्कि साउथ कर्नाटका साउथ इंडिया के अंदर मकबूल हो चुका है। रोज़ाना सालार के 3 एडिशन निकलते हैं। ये गुलबर्गा, बेंगलुरु हेड ऑफिस और हुबली से हमारे एडिशन निकलते हैं। हमारे बीजापुर के लिए हुबली एडिशन यहाँ पर आता है। हम निहायत संजीदगी के तौर पर सालार के लिए काम करते आ रहे हैं। अवाम का इस तरह हमें ताउन मिला कि हर कोई उर्दू के फ़रोग में सालार और दीगर रसायल को ख़रीद कर पढ़ने की कोशिश करते हुए आज ज़बान, अदब, शायरी, उर्दू सहाफ़त शहर बीजापुर नहीं बल्कि सारे कर्नाटक में उरूज पर है, जिसके लिए मैं सबसे पहले रोज़ाना सालार की अफजाई के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड मिलने के लिए मैं रियासती वज़ीर आला श्री शिव कुमार साहब, ख़ासकर मेरे एक अजीज़ दोस्त जो चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जनाब नसीर अहमद, उसके साथ साथ हमारे ज़िले के दोनों वज़रा श्री एम.बी. पाटिल साहब और श्री शिवानंद पाटिल साहब, ये रियासती हुकूमत इस तरह कई सालों से कर्नाटक राज्य उत्सव के मौके पर उर्दू वालों को अवार्ड से नवाजने की जो रिवायत थी ख़त्म हो चुकी थी। श्री सिद्धरामैया साहब और उनकी हुकूमत ने मुझे इस साल राज्य उत्सव नवाजते हुए रियासत में उर्दू वालों के लिए एक राज्योत्सव अवार्ड की एक रिवायत शुरू की है, जिसके लिए मैं और ये अवार्ड उर्दू वालों के लिए ये एक बड़ा फ़ख्र की बात है। और साथ साथ उर्दू खुसूसन
उर्दू सहाफ़त, उर्दू मीडिया के लिए ये एक मैं समझता हूँ एक तोहफ़ा है। ये रिवायत इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। हमारे उर्दू वाले, उर्दू सहाफ़ी हजरात हो, कलमकार हो, शौरा कराम हो, अदीब हजरात हो, ये इसका फ़ायदा उठाते हुए आने वाले दिनों में कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड हासिल करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अजीब व गरीब इत्तेफाक है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि उर्दू को कन्नड़ कल्चर में शामिल नहीं किया गया था। ये श्री सिद्धरामैया साहब ने इस रिवायत, पुरानी रिवायत को ख़त्म करते हुए उर्दू वालों को भी लिए भी राज्योत्सव अवार्ड के हकदार समझते हुए ये अवार्ड को शुरू किया है। और मैं ये अवार्ड आज के हालात में कौमी यकजहती और फ़िरक़ावाना हमआहंगी और लिसानी हमाजीती के नाम मंसूब करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि हालात की सबसे अहम ज़रूरत है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, फ़िरक़ावाना हमआहंगी का मुज़ाहरा करें, लिसानी जुनून को ख़त्म करें। मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जारी व सारी रहेगा, उर्दू वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि आपके इस 38 साला कारकर्दगी में, सहाफ़त में या समाजी खिदमत में जो काम आपने अंजाम दिया है, तो आपको नहीं लगता कि अवार्ड देने में देरी हुई? हालात के मद्देनज़र रखते हुए ये देरी, ये एक नागुज़र बात है। हालात जब कर्नाटका साबका हुकूमतें, जब कांग्रेस हुकूमतें आई, उस वक्त चंद गिने चुने अफराद को, उर्दू वालों के नहीं बल्कि मुसलमानों को मुख्तलिफ ज़बानों में, यानी ये मौसीकी लीजिए और दीगर कन्नड़ा के फ़नून इल्म लीजिए और दीगर फ़नकार हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं और जो फोल्क आर्टिस्ट हैं, ऐसे लोगों को, मुसलमानों को अवार्ड मिलते रहे, लेकिन उर्दू वालों को ये अवार्ड नहीं मिल रहे थे। ये एक जाहिर सी बात है कि कन्नड़ा राज्योत्सव में उर्दू वालों के लिए अवार्ड क्यों, ये सवाल पैदा हुआ था। तो आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं जी, तो हमेशा सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जी। सच्चाई को लिखना पड़ता है, सच्चाई को बताना पड़ता है। तो इस दौरान अपने 38 साल सर्विस में कुछ इंसिडेंट भी आपके साथ हुए होंगे। ये जाहिर सी बात है, किसी भी मीडिया वाले के लिए ये इस तरह की टीके, नुक्ताचीनी बोली है, यहाँ तक हमला भी हो सकता है। मेरे पर हमला भी हुआ है जी। घर को जलाने के फ़ोन कॉल्स आते थे मुझे जी। जब 1995 में एक वाक़या हुआ था, उस वक्त एक इस्लामी माशरे के ताल्लुक से एक रिपोर्ट जब मैंने की तो वो एक मोर्चा निकालकर डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किए और धमकी दी जब पुलिस की बंदोबस्त किया गया। अल्लाह ताला का ऐसा हुआ कि उसी साल मुझे कर्नाटक उर्दू मीडिया अकेडमी का अवार्ड नसीब हुआ। ये एक सब सारी चीज़ें हैं, इसको लेना पड़ता है। सहाफ़ियों को हिम्मत से काम करना ज़रूरी है। अगर हम सच्चाई पर हैं तो ये तमाम चीज़ें कोई हमारे सामने मुकाबला नहीं कर सकते। हम सच्चाई के साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आसान हो सकते हैं। और ये तो जो भी हैं चीज़ें किसी भी मीडिया वाले के लिए ये एक चैलेंजिंग जॉब है। जी। क्यों बोले तो अगर हमें हमारी अगर नीयत साफ है, हमें ईमानदार हैं, संजीदा हैं, ये इसका हम ज़रूर सामना कर सकते हैं। अगर हम उसमें शामिल हैं, अकरबा परवरी, फेवरेटिज्म की, रिश्वतखोरी की हम सहाफ़ी बनकर काम करते रहेंगे तो इस तरह के मामला यकीनी है। मैं चाहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त इन तमाम चीज़ों से पाक है, अल्लाह का शुक्र है। उर्दू मीडिया वाले इस तमाम चीज़ों से पाक रहने की वजह से उर्दू को एक जायज़ मुकाम हासिल है, उर्दू सहाफ़त पर भरोसा किया जाता है। लेकिन मामला दरअसल ये है कि सहाफ़ियों को, जो भी ज़बान का सहाफ़ी हो, उसे चाहिए कि डट कर, बेबाक होकर, ईमानदारी से, हिम्मत से अगर काम करेंगे तो हम अवाम के मसाइल लीजिए, डेवलपमेंट के मामले लीजिए, हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। उस पर ये एक सहाफ़ती मैदान
कौम मिलत के लिए कारआमद साबित हो सकता है। सर, आप पर जब हमले हो रहे, आपको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल आया कि क्यों मैं इस फील्ड में आया, क्यों हम मैं पीछे हटूं? क्या आपको महसूस हुआ उस वक्त? और आज के सहाफ़ियों को, आज के रिपोर्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये एक वाजिबी सी बात है। थोड़ी देर के लिए महसूस कर सकते हैं हम ये क्यों भाई इसमें क्यों पढ़ना है, जी जी, जब आराम से रहेंगे, अपने घर बार संभालते रहेंगे। लेकिन मेरा रवैया ऐसा नहीं रहा। मैं एक चैलेंजिंग लेकर जब मुझ पर हमला हुआ तो उससे फिर मुझे में हिम्मत आ गई। जी जी जी, मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू किया, न्यूज़ पर न्यूज़ लिखना शुरू किया। इस्लाही माशरे के मज़ामिन तो हफ्ते में एक मरतबा मेरे शाये होते रहते थे। जो समाज में लीजिए, कौम मिलत में जो बुराई है वो उजागर करने के लिए मेरी हिम्मत आई, ये काम चलता रहा। और आज के दौर में मैं सहाफ़ी हजरात से, मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है कि भी हिम्मत मत हारिए, बेबाकी से मुकाबला कीजिए। ताहम हमारी इकनॉमी हालत को सुधार करते हुए सहाफ़त का मैदान में अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सहाफ़ी हजरात को एकदम मिनिमम सैलरीज हैं, इसलिए ये खासकर उर्दू वालों को बहुत मुश्किल का सामना है प्रिंट मीडिया के अंदर। इस तरह के हालात में हमें क्वालिफाइड जर्नलिस्ट बनकर बाकायदा हमें हमारी इकनॉमी सुधारने के लिए अपने बाल बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ अपना पहले घर संभालते हुए घर की इज्जत व आबरू के साथ अपना एक मुकाम अगर बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम नौजवान सहाफ़त के मैदान में यकीनन कामयाब हो सकते हैं। सर, जब 38 साल पहले रोज़नामा सालार शाया आपके रिपोर्टिंग में शाया होने लगा तो उस वक्त जो है शहर बीजापुर में चंद अखबारात जी बिकते थे। यूँ समझिए कि पढ़ने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले बिल्कुल कम हैं, और आप भी लोगों को जाकर इसके बारे में कन्विंस करते। उर्दू की फ़रोग़ व इशाअत के लिए आपने जो काम अंजाम दिया है, तो आज के हालात और उस हालात में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। उर्दू का मामला ही ऐसा है, उर्दू के ताल्लुक़ से हमारी तंगदस्ती लीजिए, हमें कंजूसी लीजिए। हम उर्दू दीगर अखबार बाकायदा खरीद कर पढ़ते हैं, लेकिन हम उर्दू का अखबार खरीदने तैयार नहीं। जी। इसकी असल वजह यह है कि उर्दू मीडियम स्कूलों का भी यही हाल है जी, उर्दू ज़रिए तालीम का भी हाल है जी। अवाम को ये महसूस होने लगा है कि उर्दू से कोई कुछ होने वाला नहीं है। जी, मगर उर्दू ज़बान तहज़ीब व तमद्दुन के लिए लाजमी है। बिल्कुल। उर्दू का पढ़ना, उर्दू का मुताला करना हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इसलिए जो मामला उर्दू के साथ हमारे उर्दू मादरी ज़बान वालों का है, मैं उन्हें चाहता हूँ कि उनसे गुजारिश है कि उर्दू से कभी उर्दू का दामन कभी मत छोड़ें। उर्दू के साथ जिस तरह अपनी माँ की जो प्यारी माँ है, माँ का जैसा सलूक है, उर्दू के साथ भी वैसा ही सलूक हम उर्दू वाला को होना चाहिए। उर्दू अखबारात आज भी बिल्कुल इसकी इशाअत सालार जैसे इदारे वाले अपना सरमाया लगाकर, निजी सरमाया लगाकर, बगैर फ़ायदे में, उसमें कोई फ़ायदा लिए बगैर सालार अखबार चला रहे हैं। जी। सालार उस वक्त भी उसकी सर्कुलेशन कम था, आज भी कम है। जी। उर्दू पढ़ने वाले की तरफ दिन ब दिन घटती जा रही है। तमाम एक माहौल ज़रूर तैयार हुआ है। अखबार की इशाअत कम होने के अलावा उर्दू अखबार आज ऑनलाइन पर पढ़े जा रहे हैं। ये खुशकिस्मती है, ये एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। जो खरीद कर पढ़े तो एक इकोनॉमिकली सपोर्ट होता है इदारे को, लेकिन आज ऑनलाइन पर पढ़ रहे हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि उर्दू अखबारात के लिए एक उर्दू पढ़ो मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उर्दू स्कूलों की मियार की बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह के समाजी तंजीमों का फ़र्ज़ बनता है कि इन तमाम चीज़ों को उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल होकर अगर रास्तों पर उतर आएंगे, अवामी राय पैदा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग़ पाती रही है, मगर उर्दू कभी ख़त्म होने वाली ज़बान नहीं है। सर, आपने अक्सर हमने आपको भी देखा है कि उर्दू की फ़रोग़ व इशाअत के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए आप काफ़ी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। लेकिन मैं पर्सनली मेरा एक तजुर्बा आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी जितने
उर्दू दान के साथ मुलाकात की, जितने उर्दू दान से मैंने बात की, और उन्होंने सब यही कहा कि उर्दू की फ़रोग इशाअत के लिए, उर्दू के स्कूलों को बचाने के लिए, उर्दू की किताबों को बचाने के लिए हम बेबाक कोशिश करेंगे, आगे आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू जहाँ की वहाँ रुकी हुई है। हम उर्दू वालों का ये ज़बानी जमा खर्च का मामला है जी। उर्दू वाले सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं हो रहा है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उर्दू के मामले से उर्दू बज़रिए तालीम का मामला इस कदर पेचीदा हो गया है कि वालिदैन सरपरस्त को मालूम हो गया है ये उर्दू से कुछ होने वाला नहीं, नौकरियों में मिलने वाले नहीं। भाई मेरा एक मशवरा ये है कि अगर हम उर्दू मादरी ज़बान में अगर नहीं ज़रिए तालीम में हम पढ़ाई नहीं कर सकते तो कम से कम उर्दू को एक तीसरी लैंग्वेज के तौर पर, जिसकी गुंजाइश हुकूमत भी कर चुकी है, मादरी ज़बान को तीसरी ज़बान में पढ़ सकते हैं। जी जी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के हालात में उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, उर्दू के ज़रिए कल्चर तहज़ीब हासिल करने के लिए हमारे बच्चों को चाहिए बच्चों के वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को बतौर तीसरी ज़बान उर्दू रखने के लिए तरगीब दिलाना चाहिए। और साथ अगर उर्दू तीसरी ज़बान पढ़ाई जाएगी तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी उर्दू एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जी जी। मैं चाहता हूँ कि उर्दू ज़रिए तालीम में अगर आपका कोई करियर नहीं बनता है तो कम से कम उर्दू ज़रिए तालीम में तीसरी ज़बान के तौर पर पढ़ने की गुंजाइश हुकूमत ने की है। इसी तमाम इदारे वालों से मेरी गुजारिश है रियासत भर के आप तीसरी ज़बान तौर पर पढ़ाने के लिए टीचर्स की असातिज़ा कराम की भर्ती करें, अवाम में शऊर पैदा करें, उर्दू वालों में शऊर पैदा करें। मैं समझता हूँ कि अगर तीसरी ज़बान में भी अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो बड़ी तादाद सामने आएगी। उस वक्त उर्दू टीचर्स के असातिज़ा की भर्ती भी होगी। मैं चाहता हूँ कि उर्दू वालों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और मौजूदा जो उर्दू मदारिस हैं इसकी ज़बो आली के लिए हम तमाम उर्दू वाले न सिर्फ हम टीचरों पर इसकी जिम्मेदार करार देने के बजाय हम मोहल्ले वाले लीजिए, SDMC वाले लीजिए, हमारे तमाम उमायदन शहर लीजिए, इन तमाम को कम से कम उर्दू के एक दिन हमें उर्दू स्कूल को जाकर वहाँ पर क्या चल रहा है, जब वो दाखिले होते रहते हैं तो वहाँ पर हम काम करने के लिए ज़रूरत है। आज देखिए एक मेरी रिपोर्ट भी शायद हुई थी सालार में, आप देखेंगे ये एनरोलमेंट 0% एनरोलमेंट के 30 मदारिस ज़िले बीजापुर में है, वहाँ पर एक भी एडमिशन नहीं है। ऐसे 30 मदारिस, इसके अलावा ऐसे 2-2, 3-3 एडमिशन में साले 100-200 मदारिस हैं। इस कदर अगर हुकूमत स्ट्रिंजेंटली सख्ती के साथ अगर इकदाम करेगी तो आधे से ज़्यादा स्कूल ज़िले बीजापुर में उर्दू स्कूल बंद हो सकते हैं। सर जितने भी उर्दूदा हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, उर्दू का परचम लेकर घूमने वाले हैं, वो अपने एक एक बच्चे को भी अगर सरकारी उर्दू तालीम में एडमिशन दिलाते तो आज ये स्कूल फुल नज़र आते जी। तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा अपने बच्चों को इंग्लिश में, अंग्रेजी में तालीम दिलाना चाहते हैं, हायर कॉलेजेस में, स्कूल्स में दाखिला लेने चाहिए। यही वजह है कि आज उर्दू जो है बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बेशक आपका ये बिल्कुल सही है, लेकिन मौजूदा हालात में वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक सोच रहे हैं, सोचकर उर्दू से रिश्ता तर्क कर रहे हैं, मगर उनका जो ये स्टैंड है वो बिल्कुल गलत है। कम से कम वो उर्दू की तालीम के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उर्दू की। सर उर्दू तालीम हासिल करने वाले बच्चे का मुस्तकबिल नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, उर्दू स्कूल के जो अपने वालिदैन के दिमाग में जहन में बात आ गई है। ये मेरा मशवरा नहीं है, मेरी राय नहीं है, ये वालिदैन सरपरस्त ये सोचने लगे हैं कि उर्दू अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे का मुस्तकबिल मुश्किल है। लेकिन इसके ऐसे बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। उर्दू मादरी ज़बान पढ़ने वाले बच्चे आज IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, हर फील्ड में। मगर जहाँ पर मेरिट है, निहायत संजीदगी के साथ अपना करियर, एजुकेशनल करियर अगर हम बिल्टअप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़बान में
हमारी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आला से आला आधा फौज कोई रिकॉर्ड पैदा नहीं होती। सर आजकल जो है सोशल मीडिया जी सर पूरे वजूद पर है और इसमें प्रिंट मीडिया का वजूद जो खत्म होते हुए नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। प्रिंट मीडिया ना सिर्फ उर्दू ज़बान की प्रिंट मीडिया लीजिए, दीगर ज़बानों की प्रिंट मीडिया का एक कठिन मरहलों से चल रहे हैं। उर्दू अखबारात को एडवर्टाइजमेंट नहीं होने की वजह से निहायत खस्ता हालत में उर्दू वाले हैं। कन्नड़ा वालों के लिए बाकायदा एडवर्टाइजमेंट मीडिया लिस्ट में है, उनके कुछ ना कुछ चल रहे हैं। इसलिए उर्दू वाले डिजिटल अपना पेपर भी शुरू किए हैं, जैसे डेली सालार डिजिटल भी आ चुका है, डेली सालार का यूट्यूब भी हम कायम कर चुके हैं। इस तरह कुछ ना कुछ काराइन तक पहुंचने, उर्दू को काराइन तक पहुंचाने के लिए हमारी सालार के जानिब से कोशिश हो रही है। और सालार मुनाफे में तो नहीं है, कसरे में रहकर भी सालार और काराइन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा और कारण से मेरी गुजारिश है कि कम से कम कोई भी अखबार हो, चाहे उर्दू का कोई भी अखबार हो, रिसाला हो, 72 रोज़ा हो, खरीद कर पढ़ें, अपने इदारे में अपने ऑफिस में रखें, अपने मसाजिद में लाइब्रेरी में भी रखें। ये अगर हम फ़रोग देंगे तो इंशाअल्लाह उर्दू अखबारात की कोई कारण तक पहुंचाने की कोई हमें तकलीफ नहीं होगी और उर्दू काराइन की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो एक बार फिर आपको हम दिल की गहराई से बी न्यूज़ नेशन की टीम की ओर से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके ये जज्बात, आपके एहसासात उर्दू को लेकर यूं ही जवान रहें और फैलें फूलें और आप जो है उर्दू की फ़रोग व इशाअत ता हयात करते रहें। तो ये थे एक ख़ास मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी जनाब रफ़ीक भंडारी साहब, और अगली ख़ास मुलाकात में एक और शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।